ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप बोलोगे कैसे सर? कि देखो सर, राइट हैंड थंब रूल में क्या बोलते हो, ये कर्ल लाइन कैसे फिंगर्स, ये फिंगर्स कैसे, कर्ल फिंगर किसके अलोंग जाएंगे? वो सर्कल के अलोंग, ऐसे देखो सर्कल के अलोंग ऐसे जाने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्शन आपके टिप से मालूम चल रहा है, दिख रहा है सबको? तो क्या मैं इसके लिए यहाँ ऐसा फी लाइंस का डायरेक्शन बना सकता हूँ सबके लिए? यस सर। सबको आ रहा है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से? यस सर। जी सर। यस सर। सबको आ गया, ठीक है। अब देखो इन द प्लेन वाला काम, अगर करंट अगर अपने यहाँ पे दिखाया, अब यहाँ से अपने ये फी लाइंस दिखाया है, फिर मैं आपको याद कराता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर आपके पास फील्ड लाइंस है, जैसे एक डाइपोल का मैंने आपको दिखाया था, पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे, और इससे फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे थे कि नहीं? ये फील्ड लाइंस होते थे। आपको मैं पूछता था इस पॉइंट पी पे आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कैसे हो, क्या होगा? तो आप बोलोगे कि भैया हमें तो नहीं मालूम है इस सिस्टम के कारण कैसे होता, हम निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको बहुत अर्जेंट है तो हम इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करके निकाल देंगे कि इसके सोर्स के कारण कितना बना, इसके कारण कितना बना, दोनों का इस पॉइंट पे पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों का इंडिविजुअली जो वैल्यू आता है उनका वेक्टर एडिशन आ जाएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, राइट? लेकिन मैं आपको फील्ड लाइंस दिया हूं तो इससे आपको कैसे क्या बता सकते हो? बता सकते हो कि सर यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा हमेशा। तो आप क्योंकि ये देखो फील्ड लाइंस ऐसे बनाए हो तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ये ऐसे आएगा। अगर फील्ड लाइंस ऐसे बनाते, इसको अगर आप निगेटिव कर देते और इसको पॉजिटिव कर देते तो फील्ड लाइंस आपको चेंज करना पड़ता। फील्ड लाइंस ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे पी पे अगर आपको बताते हैं तो क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल तो होगा ही सर, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताएंगे? फील्ड लाइंस की हेल्प से। देख रहे हो जैसे ये अगर फील्ड लाइंस इधर फ्लो कर रही है तो इस पॉइंट से अगर निकलेगी तो धारा का इधर बहेगी, ऐसे ही बहेगी, छोटी सी धारा निकली तो फिर इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते कम से कम। तो यहाँ पे भी बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही बता सकते क्या? बी का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंट टू दिस कर्व। कोई भी कर्व हो, यहाँ पे अपने आर्बिट्री शेप का कर्व बना, हमेशा टेंजेंट ही होगा उसके। जैसे कि हम जानते हैं वेलोसिटी, जब हम मोशन पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पाथ के हमेशा टेंजेंशियल क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा हमेशा। तो यहां पे भी फील्ड लाइंस के हमेशा, चाहे आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड हो, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ, ये सबके लिए। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है? तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में कभी भी पोटेंशियल नहीं डिफाइंड होगा इस पॉइंट की, ठीक है? तो ये चीजें आप डिटेल वर्जन्स में जानते जाओ। तो ठीक है, हमें जल्दी जल्दी करना था। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे देख लिया। अच्छा यहाँ पे बताओ, इस केस में बताओ, इस केस में अगर मान लो कि निकालना है पी पे, मुझे डायरेक्शन निकालना है फील्ड का, क्या होगा तो बता सकते हो क्या? वायर में करंट ऐसे बह रहा है तो वायर में करंट ऐसे बह रहा है तो पी पे बता सकते हो डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे तो आप जान गए कैसे निकालना है इस पॉइंट पी पे डायरेक्शन बी का, जान गए कि नहीं? यहाँ सर्कल बनाओगे ऐसे डॉट 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 और उसके टेंजेंशियली जो होगा वो बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है? यस मैग्नीट्यूड, सर। हाँ मैग्नीट्यूड जानते हैं, मैग्नीट्यूड दिखाएंगे अभी, इसको निकाल के दिखाएंगे अभी। आप उस समय रिवाइज करते समय इसका मैग्नीट्यूड भी याद कर लोगे कि अच्छा इसके कारण जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर ये इन्फिनाइट वायर होता है तो ये आता है क्वेश्चन, इन्फिनाइट वायर ही ऐसा, इस केस में इन्फिनाइट वायर पे ही पूछा जाता है, ठीक है? तो इस केस में हमेशा याद रखते हैं कि म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, और डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे। इस केस में कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए आर क्या होता है, यहाँ पे देखिए आर क्या होता है, आई तो इसमें करंट आ जाएगा, और आर क्या होता है, ये सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस वायर एंड पी पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस वायर एंड पी पॉइंट हमेशा याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर लाइन को लिया जाता है, ठीक है? तो यहां पे आपको समझ में आ गया। सेम चीज यहां के पॉइंट के लिए कैसे निकाल सोचेंगे, सेम बात होगा, ये हो जाएगा आर, तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सॉरी स्मॉल आर,
और डायरेक्शन कैसे बताएंगे बताइए? राइट हैंड थंब रूल, फिर से करंट के अलोंग थंब को रखेंगे, पी पे जैसे आएगा, टक आ रहा है, इसके टिप्स को देखिए, टिप्स को देखिए। टिप्स आपको हमेशा कैसे इमेजिन करना है? एरो के हेड है, एरो का हेड है, ठीक है? तो आप बताइए, एरो अंदर घुसते हुए पी पे दिख रही है कि नहीं? यस सर। तो अंदर घुसते हुए तीर अगर चलेगी तो मुझे इधर से अगर इस ऑब्जर्व कर रहा हूं इस प्लेन को, तो मुझे क्या दिखेगा? पीछे वाला दिखेगा कि नहीं? तीर का, तीर का यस सर। पीछे वाला दिखेगा। तो इसके लिए क्रॉस में बोलूंगा ही नहीं बोलूं? यस सर। अब इस पॉइंट की इस तरफ पॉइंट जो आएंगे, पी पी डैश पॉइंट आएंगे, सपोज कीजिए पी डैश पॉइंट है। ये आप लोग के बहुत बच्चों के कोर्स में हो भी गया होगा, लेकिन ठीक है, पी डैश पॉइंट है। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा? सर डॉट। यहाँ बताइए डॉट होगा। सबको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि आपने करे वायर को क्या किया? वायर को थंब के साथ अलाइन किया, वायर को थंब के साथ अलाइन किया। और टिप, टिप हमेशा क्या देता है? डायरेक्शन बताते रहता है। तो टिप की तरफ हमने क्या कर दिया? देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमने ऐसे रखा हुआ, करंट अगर नीचे फ्लो करता है तो हम ऐसे रख देते, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? तो ये देखिए आपने सर्कल ऐसे बनाया। अरे हो क्या रहा होगा? ये वाले प्लेन में देखो हो क्या रहा होगा। इस प्लेन में अगर तुम देख रहे हो ना, ये प्लेन में जो प्लेन ऑफ वायर है, ये प्लेन ऑफ वायर है। तो अभी तो हम परपेंडिकुलर वाले से पढ़ रहे थे ना। तो यहां देखो क्या हो रहा होगा कि ये सर्कल बना रहा है, सर्कल तो इस प्लेन में बना रहा है, इसको बोलते हैं एक्स डैश वाई डैश प्लेन, और इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो एक्स डैश वाई डैश प्लेन में ऐसे बना रहा होगा सर्कल। तो यहां देखो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करके आ रहा होगा, तो ऐसे बन रहा होगा कि नहीं? जो आप ऐसे हाथ डाल रहे हो, और इस प्लेन में, इस प्लेन में ये पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी ऐसे इमेजिन करो जो दोनों प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में भी है और एक्स डैश वाई डैश प्लेन में भी है, ऐसा वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट पी पॉइंट, यहां देखो वायर ऐसे जा रहा है कि नहीं? अब वायर वाला जो सेक्शन है, देखो वायर वाला ये वाला पॉइंट पी है। अब इस सेक्शन में एक्स डैश वाई डैश प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में ये पी पॉइंट भी है, और इस प्लेन में भी है, एक्स वाई प्लेन में भी है। दिख रहा है ये पॉइंट पी दोनों प्लेन में है। यस ये सर। दिख रहा है कि नहीं? सबको दिख रहा है ना? अब ये देखो, आप इस प्लेन के बेसिस पे देखोगे एक्स डैश वाई डैश में, तो आपको क्या बोला था सर्कल बनाने के लिए? तो आप सर्कल बनाओगे इसके चारों तरफ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे ड्रॉ करते जाओगे। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला था कि आपने राइट हैंड थंब रूल को ऐसे, थंब को ऐसे लेके आना है, और पी पे जैसे बन रहा है तो वैसे दिखा देना है। दिख रहा है ना पी पे जो जा रहा है? तो पी के अलोंग कैसा बना रहे हो? आप ऐसा बनाओगे। अगर आपने फील्ड लाइंस ऐसे करंट ये डिसाइड किया, तो इसका फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन बनाया, फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा बताइए? ऐसा होगा कि नहीं? ये वाला फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमने अब डिसाइड करना भी बता दिया था कि यस सर। वायर के ऐसे जाएगा, जैसे ये चीज घूम रहा है, जैसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। आपके टिप्स ही घुमा सकते हो ना, टिप्स से ही घुमाओगे ना। तो जैसे घूम रहा है वैसे ही डायरेक्शन दे दो इसमें, डॉटेड लाइन में, जो फील्ड लाइन इसको बोल रहे हो, ठीक है? तो यहां आपने बनाया, तो आपने क्या बोला कि हर पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं, पी पी डैश पॉइंट पे देखूं, तो यहाँ टेंजेंशियल होगा बी, हमेशा ही बी टेंजेंशियल होगा, बी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगा, और यहाँ पे ऐसा टेंजेंशियल होगा, राइट? यहाँ पे दिख रहा है अगर इस फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये आ रहा है, तो टेंजेंट का डायरेक्शन यहाँ पे ये आएगा, ये वाला टेंजेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ किसी को डाउट आ रहा है? तो नो यहाँ सर। देखिए पी डैश और पी पे देखिए डायरेक्शन ये है। अब आप यही प्लेन को पढ़ रहे हो, एक्स वाई प्लेन, जिसमें मैं ये बात कर रहा हूं। आपको यहाँ क्या दिखेंगे? जितने भी पॉइंट्स दिखेंगे ऐसे ही बनते हुए दिखेंगे, या तो प्लेन के अंदर जा रहे हैं या प्लेन के बाहर आ रहे हैं, जब भी आपको एक सर्कल बना के देखोगे तो। समझ में आया? तो इसी के लिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स पे फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, या तो क्रॉस होगा या तो डॉट होगा। इस साइड में पूरे डॉट भर जाएंगे और इस साइड में पूरे क्रॉस रहेंगे। समझ में आया? यस सर। और निकालते हैं इससे। और हम पढ़ते दो ही प्लेन के, और भी प्लेन हो सकते हैं,
यहां पे कोई पॉइंट हो स्पेस में, तो फिर वैसे ही करेंगे, इस प्लेन को यहां शिफ्ट कर देंगे, एक इसके लिए नया प्लेन बनाएंगे ऐसा डॉट 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 करके, जो कि इसके एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल हो, और फिर वहां पे ऐसे निकाल दें करेंट बना के। ठीक है, दो प्लेन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसको सारा डिकम्पोज कर सकते हैं स्पेसिस पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको जो भी आएगा ये ऐसे ही दो प्लेन्स के बारे में बात किया जाएगा। जब यहाँ पे रहेगा तो इसमें आपको फ्री लाइंस के बारे में पूछा जाएगा जनरली, कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन डिसाइड कीजिए कि क्या होगा। ऑप्शन ए में ऐसा दे देगा, ऑप्शन बी में ऐसा दे देगा कि ये देखिए यही ये रहा, और ऑप्शन बी में ऐसा दे दिया, आपको ए और बी में बताना है आंसर। तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। टी पॉइंट वाला जो प्लेन के सॉरी वायर के प्लेन ऑफ वायर है, प्लेन ऑफ वायर में अगर कोई पॉइंट है, प्लेन ऑफ वायर के में अगर कोई पॉइंट है जैसे कि ऐसा, जिसमें पूरा वायर और पॉइंट सब कोई एक ही प्लेन में है, तो उस केस में दो हिस्से में बट जाती है चीजें प्लेन, एक तरफ डॉट 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 आ जाएंगे, एक तरफ क्रॉस क्रॉस आ जाएंगे। कैसे करना है आपको मालूम है, सेम चीज वायर के अलोंग थंब को अलाइन करेंगे करंट के डायरेक्शन के साथ, दिख रहा है, और ऐसे मारने की कोशिश करेंगे। टिप आपके हमेशा याद कीजिएगा एरो के, वो ये जो फिंगर के टिप है वो एरो के भी टिप है, तो फिंगर के टिप्स ऐसे मार रहे हैं, यानी तीर अंदर घुस रही होगी, तो तीर अंदर घुस रही होगी तो मुझे ऐसे दिख कैसे रहा होगा, उसका पीछे वाला क्रॉस दिख रहा होगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि अच्छा मैं इस पॉइंट पी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसके ऊपर से ऐसे देख रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा ही सब इसमें आ गया रेड कलर, और इसके बाद फिर फोर्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब चलो हमारे ऊपर दूसरा सब टॉपिक आ जाता है कि फोर्स कितना लगता है, किसके ऊपर बात करते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अच्छा, तो क्या फॉर्मूला होता है, क्यू वी क्रॉस पी। अच्छा, ओके, ये चार्ज पार्टिकल के लिए होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम वेक्टर्स पढ़े, वेक्टर्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें हम जानते हैं वेक्टर्स को हम दो ढंग से समझते हैं, कि एक अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर आ गया और एक बी वेक्टर है, मैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं जानता हूं लेकिन इसके डायरेक्शन के बारे में कमेंट कर सकता हूं कि अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो इसका अर्थ है कि ये दोनों एंगल बनाते हुए, अगर ये दो वेक्टर ऐसे हो जाएं तो ये कोलिनियर वेक्टर बन जाते हैं। तो हम चाहें तो ऐसा केस बना सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में फोर्स क्या लग रहा होगा चार्ज पार्टिकल को। तो इसी कारण से हमने तरीके बांट दिए, वी जब बी के पैरेलल हो, वी जब बी के परपेंडिकुलर हो, इन दो केस को स्टडी कर रहे हैं। और क्या स्टडी कर रहे हैं, वही बात, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और इन जेनरिक अगर कभी भी कोई भी मान लेते हैं बी और वी के बीच में ऐसा कोई भी डायरेक्शन हो, कोई एंगल थीटा बनाते हो, तो ये जनरल फॉर्मूला लगता है क्यू वी क्रॉस पी। ये तो सबके लिए लागू है, चाहे एंगल बनाए ना बन, मतलब एंगल पैरेलल हो जाए, कोलिनियर वेक्टर्स बन जाए, एंटी पैरेलल बन जाए, वो भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, उसका केस हम बनाए हैं और कर रहे देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अचानक से फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया जाता है पूरे प्लेन में अचानक से, उस प्लेन में क्या कर रहा था, उस प्लेन में कन्फाइंड था पार्टिकल। कन्फाइंड कैसे होता है पार्टिकल, यानी उसकी वेलोसिटी वेक्टर उसी प्लेन में हो, वेलोसिटी वेक्टर इसी प्लेन में होगी, तो ये पार्टिकल कन्फाइंड हो जाएगा इस प्लेन से, वो प्लेन को कभी छोड़ेगा ही नहीं जब तक ले उसके ऊपर फोर्स ना लगेगा। तो हम केस यही वाला देखते हैं कि पार्टिकल अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, चलते रह रहा है उसी प्लेन में, तो हम पहला केस क्या कर देते हैं कि अचानक से टी क्या होता है, बी प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो इसी के पैरेलल हमने बी बना दिया, तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अचानक से हम हर पॉइंट पे बी प्रोड्यूस कर दिए जो कि वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है, तो फोर्स कितना होगा उस चार्ज पार्टिकल पे। सबको समझ में आ रहा है, क्यू वी क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वी क्रॉस बी होता है बी बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे आपके लिए 0 है, तो साइन थीटा 0, तो यहाँ पे फोर्स 0 होगा। तो ये केस हमने देख लिया था। फिर दूसरा केस आता है परपेंडिकुलर वाला है तो हम किस प्लेन में पढ़ाई कर रहे हैं,
पार्टिकल कंफाइंड है किसी प्लेन के साथ और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है बी। क्या जतिन बेटा जीरो क्या नहीं समझ में आया? कुछ मैसेज किया था क्या? यस एंगल अच्छा जीरो। अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये चीज आपको फिर मैंने बताया था कि दोनों केस में हम देखेंगे। और यहाँ पे हमने यहाँ पे सॉरी मैं इस पे डिस्ट्रैक्ट हो गया। हम एक मिनट इस स्पेस को पहले क्लीन कर दे, क्या ज्यादा हौस पौस हो गया। 2 सेकेंड दीजिए। ग्रीन वाला क्लीन कर। तो फिर मैंने आपको देखा था, बताया था कि हमने 2 केसेस में बांट रखे। ये तो डायरेक्शन के वाइज, और दूसरा केसेस क्या आप बोलते हैं, अचानक से बी प्रोड्यूस हो जाता है पूरे प्लेन में। और दूसरा केस क्या होता है, जब बी कुछ रीजन में पहले ही से एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ऐसे। और ये केस कब बनता है, जनरली देखिए ऐसे वाले केसेस में हम यहाँ पे भी देखें, टी अचानक से प्रोड्यूस हो जाए, यहाँ पे जैसे आपसे पूछा मैंने, अचानक से ये टी पे बी प्रोड्यूस हो गया सेम डायरेक्शन में बी के, कुछ नहीं होगा, वो जैसे चल रहा है चलते रहेगा। सेम यही यहाँ पे बात बोला था कि अगर मान लेते हैं बी के डायरेक्शन के पैरेलल ही सारे पॉइंट्स पे क्या है, बी प्रोड्यूस्ड है, यानी बी का डायरेक्शन भी वी के डायरेक्शन के सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो इस केस में भी पार्टिकल आएगा और गुजर के चला जाएगा, कुछ करेगा नहीं। ये वाला भी केस देखा था कि कुछ रीजन में फील्ड हो। अब इस केसेस में जैसे पहला वाला देख लिया था, ये वाला पैरेलल वाला देख लिया था, ये वाला केसेस देख रहे। अब इसमें फिर से अचानक से मैंने देखा था कि अचानक से अगर कोई चार्ज पार्टिकल है पूरे प्लेन में, अचानक से फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, तो क्या होता है बताइए बच्चों। ये अपने बी से जा रहा था, कुछ भी भेलपूरी खा रहा था, आपने बी अचानक से प्रोड्यूस कर दिया, क्या होगा, फोर्स Force. लगना शुरू हो जाएगा। फोर्स लगना स्टार्ट होगा और सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, Yes, sir. यस और ये सर्कुलर मोशन करेगा, इसका रेडियस क्या होता है, अरे बच्चे M. हैं सर, भूल गए सर। और ये देखा था। दूसरा केस के बारे में हम बात किए थे कुछ जगह पे, और यहाँ पे सारे केस में यही चल रहा है, अभी यही चल रहा है। पहला देख लिया अचानक से प्रोड्यूस हुआ था, दूसरा आप देखते रीजन में आ गया था अचानक से, इस सर्टेन रीजन में। और यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कल के केसेस में आप वी कैसे भी देख, यहाँ पे वी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है तो अपना हिसाब से सर्कल बनाएगा। अगर ऐसा वी होता, अगर ऐसा वी होता तो भैया ये सर्कल नहीं होता, फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लगता और ऐसे सर्कल बनता। समझ में आया? Yes, sir. ऐसा सर्कल, ऐसा सर्कल दिखता आपको, ऐसा सर्कल दिखता उस प्लेन में। हाँ, इस जगह पे आपको क्या है, एक काम आ गया, क्या कि सर देखो बाउंड्रीज आ गए यहाँ, फील्ड का एक बाउंड्री है यानी एक डायरेक्शन है सर। अब यहाँ पे v ना, यहाँ पे v इस केस जैसा नहीं है, यहाँ v वाला v, यहाँ पे v वाला v, सबके लिए यही होगा रेडियस। हाँ, अपना अपना सर्कल अलग अलग होगा, जैसा भी होगा। यहाँ पे देखिए टेंजेंशियल बनाना है, क्योंकि आपको मैंने बोला सर्कुलर पाथ पे घूमता है, और वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है। तो मुझे ऐसे ही ड्रॉ करूंगा कि नहीं ड्रॉ करूंगा, अगर मुझे मालूम है तो ये ऐसा ड्रॉ करूंगा कि नहीं, कि सर्कुलर पाथ ऐसा हो रहा होगा। टेंजेंशियल ये दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो वो Yes, sir. चीजें हम ऐसे ही करेंगे, और इसमें रेडियस सब सेम रहेगा। यहाँ के केस में अलग हो जाता है, ये बाउंड्रीज आ रही है, तो बाउंड्रीज आ रही है तो एक एक्सिस वाई एक्सिस ये डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 केसेस बनने लगेंगे, वेलोसिटी पार्टिकल अब अलोंग द एक्स एक्सिस घुस रहा है, कि एक्स और वाई वाले कंपोनेंट दोनों वाला घुस रहे हैं, यानी कुछ ऐसे। इस वेलोसिटी वेक्टर को डिकम्पोज करेंगे अलोंग एक्स और वाई एक्सिस, तो हम कैसे करते हैं, हम पहले इसको कोऑर्डिनेट को, या तो हम वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दें, या तो इस कोऑर्डिनेट के पैरेलल एक कोऑर्डिनेट यहां ड्रॉ कर दे और इसके टेल को ऐसे रखते हो, टेल इसका ओरिजिन हो जाएगा। और एक हमने डॉट 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 नया कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश बना दिया, एक्स और वाई के हेल्प से, इसी के पैरेलल बना दिया। अब वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट में आ रहा है, एक वी एक्स वाला आ रहा है और एक वी वाई वाला आ रहा है।
तो ऐसे वाले केस में यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं आता है, यहाँ पे कुछ थीटा एंगल के साथ आता है, 45 डिग्री के साथ आ रहा है। तो जितना भी चीजें मेजर करते हैं इस बाउंड्री के हेल्प से मेजर करते हैं हर चीजें। तो इसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे भी मैंने क्या बोला, होगा तो यही वाला केस, सर्कुलर पाथ ही होगा, लेकिन क्योंकि कुछ सर्टेन रीजन में ही फिक्स है। यहाँ पे देखो इसके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, मैंने क्या बोला, आपने बी सब प्लेन में प्रोड्यूस कर दिया, पूरे प्लेन में प्रोड्यूस कर दिया, तो इसके पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आउट ऑफ द फील्ड है, राइट। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये दिक्कत है कि अगर मान लेते कि ऐसे टर्न होता है, ऐसे टर्न होता है, ऐसे सर्कल लेने की कोशिश करता है, अब आपने इस बाउंड्री तक ही डिसाइड कर रखा है, अब इसके आगे जैसे ही आएगा, क्या वो फोर्स, फील्ड है नहीं तो फोर्स क्या वो एक्सपीरियंस करेगा, नहीं करेगा भैया। जब फील्ड है ही नहीं तो फोर्स कहां से एक्सपीरियंस करेगा, बी जीरो है, इस रीजन तक ही सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, इधर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब बी जीरो है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जब उस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है तो ये क्या वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी ऐसे इस पार्टिकल ये ऐसे चलते जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे फील्ड क्या कर दिया, काम तो वही कर रहा, सर्कुलर पाथ पे ही घुमा रहा है, लेकिन इसके पास पूरा रीजन नहीं था, प्लेन का पूरा रीजन नहीं था जहां पे फील्ड प्रोड्यूस था, जिस कारण से ये कंप्लीट सर्कल नहीं करवा पाएगा। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको कंस्ट्रेंट उठा के और भी बनाते हैं क्वेश्चन। इस ये वाला दूसरा वाला जो बाउंड्री था इसको उठा के हम यहां ला दिए, लो क्वेश्चन और हार्ड बनाएंगे हम। ये जेई वाले सेक्शंस में आता है, आपके सेक्शन में नहीं आता है, आप लोग बोलना गंदा है चीज है, ज्यादा नहीं होगा इसमें। कभी कभी आ जाए तो देख लेना इसको क्वेश्चंस का, मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे आ जाए। अब बताइए यहाँ पे पॉइंट पे अगर फील्ड होता तब ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे जाता है ना, अब ये तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर नहीं पाएगा, फिर बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई लॉजिक बताइए। वही बात है सर कि यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे बोले थे कि सिंपल सी बात है, यहाँ तक सर्कुलर पाथ होगा, यहाँ से क्या होगा, इस वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे टेंजेंशियल ऐसे वेलोसिटी के साथ था, ये जैसे ही इस फील्ड के इस बाहर रीजन में आ गया, अब उस फोर्स एक्सपीरियंस कर नहीं रहा है, ऐसे सीधे चलता जाएगा। हाँ, इनिशियल जो था डायरेक्शन उससे डिफ्लेक्शन हो गया, उससे डिफ्लेक्शन हो गया डेल्टा का। बस यही 3-4 गेम खेलते रहते फील्ड और ये पार्टिकल के ऊपर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मेरा रिवाइज हो गया सेंस। फिर मैं दूसरा स्टार्ट करूंगा। अच्छा, वायर के कारण, अच्छा वायर के कारण, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे अब ये चीजें मैं मान लेता हूँ कि ये करवाया हूँ, अभी और भी अच्छे डीप वे में करवाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि रिवीजन कैसे करना है मुझे। आज मुझे रिवीजन करना है सब कुछ का। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये अरे हो गया भैया, हाँ हाँ, चलो 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 चलो। क्वेश्चंस कुछ कुछ बीच में आते रहेंगे, जैसे हाँ ये सब ठीक है, देख लेंगे। एमवीवीबी वाला क्वेश्चंस आया था, रेडियस निकालना आया था, टाइम पीरियड निकालना आएगा। ये कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे मेरे को बता दिए थे सर ने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चंस मैं चाहूँ तो ऐसे घबरा ना जाऊं कि काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, मैं पार्टिकल की वेलोसिटी ना बात करके सीधे, या स्पीड के ऊपर ना बात करके बोल दे कि एक पार्टिकल था जिसकी काइनेटिक एनर्जी थी 2 जूल, और ऑफ कोर्स है काइनेटिक एनर्जी है तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर मोशन स्पीड था, और स्पीड है तो मुझे सर ने बता रखा है ये क्वेश्चंस आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले, तो ये पार्टिकल अपना इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, इस स्पीड के साथ। जो स्पीड आएगी इसके हेल्प से हाफ mv² से इक्वेट करूंगा, तो उसके बाद जो स्पीड आएगी, और मास दिया हुआ रहेगा आपके पास, तो स्पीड आएगी निकाल लूंगा, तो उस स्पीड से एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब ये तो उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन होगा कोई अपना और चल रहा होगा। अचानक से एक फील्ड प्रोड्यूस हो गई जो परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी थी। अब ये क्या करने लगेगी, सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगी, पूरे प्लेन में प्रोड्यूस हो गई है तो पूरा सर्कल में घूम रही है, तो इसका रेडियस क्या होगा बताइए। तो हमें ऐसा नहीं डर लगना चाहिए कि यहां से स्टार्ट किया और मास दिया हुआ था उस चीजों से स्टार्ट किया तो रेडियस नहीं निकाल सकते, और बी और क्यू दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला भी काम आ जाता है। ठीक है, सर ने बता रखा है, अच्छी बात है। और ये टाइम पीरियड, सिंपल सी बात होती है, टाइम पीरियड यानी यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो भैया यहाँ पे पूरा पाथ का लेंथ हो जाएगा 2πr, और यहाँ पे सिंपल सी बात लगेगी टाइम t, और ये होगा स्पीड के बराबर।
यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये वी है, ठीक है, आर है, टी है, ठीक है, बस अच्छी बात है। क्या मैं यहाँ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इसके आर को और वी को मैं संबंध जानता हूँ, आर और वी के बीच में मैं संबंध जानता हूँ। वो क्या है? वो है एम बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू आर। ये वाला जो चीज लेके आए हैं वो हम फोर्स के डायनामिक्स के हेल्प से लेके आए हैं, कि जहां पे हम जानते हैं कि ये फोर्स इस प्रकार के फोर्स, जहां वी के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगते रहेगा, तो उस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो वहां पे फोर्स का जो वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी, यहां से लेके आए हैं। और ये आर और वी के बीच में हम संबंध जानते हैं कि अगर ये स्पीड होगा तो यही आर वो बनाएगा, इसके अलावा और कोई दूसरा आर का नहीं बनाएगा सर्कल। और अगर डायरेक्शन मालूम है तो मैं गारंटी के साथ सर्कल बना के दिखा सकता हूं, क्योंकि ये हमेशा टेंजेंशियल होगा, ये वेलोसिटी हमेशा उसके। तो वो चीज मालूम है मुझे, वी और आर के बीच में संबंध, ठीक है। चलो किसको हटाना चाहते हो? यहाँ पे सीधे वी को हटा दो, यहाँ वी के जगह या आर को हटा दो यहाँ पे, चलो कोई भी रख सकते हो। तो 2 पाई आर के जगह रख दोगे एम इंटू वी बी क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वी। वी से वी कैंसिल, अज्यूमिंग वी इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाता है 2 पाई बाई बी क्यू। ये चीज आपको साइक्लोट्रॉन में हेल्प आएगा। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी यही होती। सर एम भी होगा इसमें। क्या? एम। अच्छा अच्छा, एम बी, हाँ सॉरी। ठीक है, तो ये जल्दी 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 करना है मुझे, सर ने बताया था। अच्छा अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिखा दूंगा दिखा दूंगा दिखा दूंगा। अब मेरे पास आ जाएगा सीधे यहाँ पे, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, एक और केस फिर सर, थर्ड केस भी तो बनता है सर। कौन सा केस? जहां वी और बी के बीच में कुछ डायरेक्शन हो, कुछ एंगल वाला। सर ये वाला मजेदार चीज तो आप करवाए नहीं। अच्छा, तो फिर इसमें क्या होगा? तो सर अचानक से अगर मान लेते कि वो वाला केस हो कि अचानक से कोई वी वेलोसिटी से जा रहा है और बी आपने ऐसा प्रोड्यूस कर दी, तो फिर क्या होगा सर? तो आप बोलोगे कि यहां से ठीक है, दो, इसको तुरंत दो भाग में बांट देते हैं। एक, v के परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी को v परपेंडिकुलर बोलेंगे, और v को पैरेलल वाले को v, इसके b के पैरेलल वाले को v पैरेलल बोलेंगे। मैंने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट के फॉर्म में बांट दिया है, क्योंकि वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्लस v पैरेलल पैरेलल डायरेक्शन। और ये परपेंडिकुलर और पैरेलल कौन डिसाइड कर रहा है? बी डिसाइड कर रहा है। जो बी के अलोंग है वो पैरेलल बन जा रहा है, और जो बी के परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इस केस में जैसे ही वी पैरेलल आ गया, आप देखिए, अब यहाँ पे आप जब क्वेश्चंस में, अब यहाँ पे वी है, इस वे में दिखा रहे हो, बी ये है, ठीक है, चलिए मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, वो सही लगेगा। ये रहा वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर, और ये बी हो गया। तो यहाँ पे आप सीधे क्या करोगे? फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे? क्यू वी क्रॉस बी लिखोगे कि नहीं? तो क्या आप इसको लिख सकते हो कि नहीं? क्यू इंटू वी को क्या लिखोगे? ये वाला लिख सकते हो कि नहीं? वी परपेंडिकुलर ई कैप परपेंडिकुलर प्लस वी पैरेलल ई पैरेलल, लिख सकते हो कि नहीं? अरे भैया, कोई परपेंडिकुलर पैरेलल, ये यूनिट वेक्टर है। मैं बी के तरफ वाला एक यूनिट वेक्टर को मान रहा हूँ ये वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर मान रहा हूँ ये। समझ में आया? ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं होगा, डर मत जाना, ठीक है। और ये बी को क्या लिखूंगा? कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है बी नॉट, और हमेशा वही डायरेक्शन डिसाइड कर रही है, तो इसी के लिए तो ई पैरेलल वाला डायरेक्शन उसी का है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में क्रॉस है, ये सारा वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख रखा है। अब इन दोनों के बीच में होगा तो बताइए, क्या परपेंडिकुलर क्रॉस पैरेलल, सॉरी पैरेलल क्रॉस पैरेलल वाला क्या होता है? आई क्रॉस आई क्या होता है? आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो। जीरो होता है, तभी तो आप बोल रहे थे यहाँ पे v और b सेम डायरेक्शन में है, v और b सेम डायरेक्शन में है, तो v क्रॉस b क्या बोल रहे थे?
क्या बोल रहे थे फोर्स की Zero. केस में? जीरो बोल रहे थे। तो यहाँ भी आई क्रॉस आई, भैया सिंपल है, वी की जगह वो बी आई वेक्टर है और इधर भी एक वही वेक्टर है आई वेक्टर, तो दो आइडेंटिकल वेक्टर, उनके बीच में हमेशा एंगल जीरो होगा। तो ऐसा वैल्यू अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे वो वाला फॉर्मूला, आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, आई एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है साइन थीटा, जो एंगल बिटवीन देम सम एन कैप, जो कि इन आई वेक्टर और आई वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाएंगे। तो क्योंकि आई वेक्टर और आई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, और क्योंकि दोनों सेम है मतलब कोलिनियर वेक्टर है, तो उनके बीच में एंगल जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो ये होगा वैल्यू जीरो। तो ये वाला केस, ये वाला पैरेलल वाला केस, इसको दो भाग में बांट देंगे, खोलेंगे इसको, बी परपेंडिकुलर ई क्रॉस बी नॉट ई पैरेलल प्लस वी पैरेलल ई पैरेलल क्रॉस बी बी नॉट। देखिए ई पैरेलल क्रॉस ई पैरेलल, क्योंकि बी नॉट तो स्केलर वैल्यू है, इसको बाहर कर दिया, और वी पैरेलल भी एक कंपोनेंट है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट किसके, दो वेक्टर के बीच में, तो ई क्रॉस ई पैरेलल और ई पैरेलल के बीच में अगर क्रॉस लेता हूं तो जीरो, तो ये वाला पोर्शन जीरो बचा। ये बताइए आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है मैग्नीट्यूड वाइज में, क्या वो 1 होता है कि नहीं? Yes sir. तो यहां पे अगर मैं करूं तो इसका क्रॉस इसके साथ तो होगा 1 मैग्नीट्यूड में। तो यहां मैग्नीट्यूड वाइज में मैं बोलूं तो क्यू वी परपेंडिकुलर बी नॉट इंटू 1, और डायरेक्शन, हाँ भैया क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है, तो हम वो डायरेक्शन निकाल लेंगे, वो हाथ बनाए हैं हमने, थंब रूल इसी के लिए बनाया। मैग्नेट में सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, डायरेक्शन सब हाथ से ही, और राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड थंब रूल ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा क्या है वही यूज किया करो। 10 रूल, फ्लेमिंगो रूल, लेफ्ट हैंड रूल और ये वो रूल मत करो, करने के लिए करना अगर अंडरस्टैंडिंग है तो इसका अर्थ है कि हमें ये फोर्स रहेगा, ये फोर्स लग रहा होगा। अब इसके बाद ये एम बी स्क्वायर बी के बराबर आर के बराबर होगा कि नहीं, उसको सर्कल में घुमा रहा होगा, यानी इसका अर्थ क्या हो जाता है, इस कंपोनेंट के कारण कोई एक वाला कंपोनेंट वाला फोर्स एक्सपीरियंस कर ही नहीं रहा होगा, सिर्फ इस कंपोनेंट के जो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट के कारण ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा बी के कारण। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला पोर्शन कैसा काम करवाएगा, सर्कुलर करवाएगा कि नहीं? तो क्या इसका सर्कल ऐसे में ड्रॉ करूं कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए कैसे, अगर वेलोसिटी ये दिख रही है मुझे तो लाइन ऐसे होना चाहिए जो कि उसके टेंजेंशियल बने, दिख रहा है ना, तो ये सर्कल होगा मेरा, साथ में वी पैरेलल अपना चलते रहेगा, तो ये कैसा पाथ बन जाता है, हेलिकल पाथ बन जाता है। समझ में आया? ये देखो एनिमेशन, हमने दो पोर्शन में बांट दिया इस वी को हमने डिकम्पोज किया, कंपोनेंट फॉर्म वेक्टर में लिखा, एक जो बी के पैरेलल वाला है और एक जो बी के परपेंडिकुलर बने, और फिर क्या किया, इसको फिर यहां से इस वाले सेक्शन से देखा, इसके लिए बी क्रॉस बी बनाते हैं तो जीरो होता है, तो ये नेट फोर्स इसके ऊपर, नेट एफ जो आ रहा है एक्चुअली वो इस कंपोनेंट के कारण आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट के कारण। और सही बात है, इस कंपोनेंट को झेलना पड़ेगा बी का फोर्स, तो ये वाला कंपोनेंट क्या करने लगेगा, ऐसे नाचने लगेगा, और ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर वाला इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर ही नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे इस कंपोनेंट के लिए ये बी है, ये बी है, बताइए वी क्रॉस बी होता है, तो यहां पे आप मान लीजिए वी पैरेलल के छोड़ दीजिए, वी परपेंडिकुलर के बारे में सिर्फ सोचिए, वी परपेंडिकुलर वाला जो ये वेक्टर है, इस क्रॉस बी बताइए क्या किधर आएगा, क्रॉस बी बताइए किधर आएगा, क्या वो अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं, ऐसा Inward. क्या वो ऐसा आ रहा है कि नहीं, जेड डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, माइनस जेड डायरेक्शन की sir. तरफ आ रहा है कि नहीं, सबको आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं तो ऐसे घूम गया था, पता है, ऐसे घूम के काम कर रहा था मैं, बोला भाई ज्यादा घूम गए तो फिर ऐसे आ गया, ठीक है।
थोड़ा होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है, तो यानी ऐसा सर्कल बनाना स्टार्ट कर देगा, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा, जो कि देखिए वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल होना चाहिए, तो ऐसा सर्कल बनाना स्टार्ट कर देगा। और ये वाला इधर कोई फोर्स का कंपोनेंट है ही नहीं, फोर्स का तो कंपोनेंट हमेशा इधर ही लग रहा है, हमेशा इसी प्लेन में लग रहा है, इसी प्लेन में है, जो भी है इसी प्लेन में है, इस वाला तो है ही नहीं इस साइड में। तो ये वाला अपना पैरेलल वैसे वी पैरेलल के साथ चलते जाएगा, तो दोनों कोइंसाइड होके कैसा शेप बनेगा पाथ का बता सकते हैं, तो ऐसा बनता है, देखिए ऐसा बनता है, दिख रहा है। यस सर। तो ये होता है हेलिकल sir. पाथ, ठीक है, ये हेलिकल पाथ होता है। और इसका रेडियस के लिए इस पर कौन सा एम बी परपेंडिकुलर लिखेंगे बाई बी क्यू, जो कि रेडियस देगा वो ये रेडियस होगा, ठीक है। ये एक सर्कल ऐसा सर्कल होगा जिसका प्रोजेक्शन, अगर लाइट ऐसा डालिएगा इस तरह से, तो इसका प्रोजेक्शन इधर जो इस प्लेन में बनेगा वो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, समझ में आया। लेकिन 3D स्ट्रेच स्पेस में ये स्ट्रेच हो गया है, तो ये हेलिक्स बनता है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये इसके ये क्वेश्चन आता है कि इसका रेडियस बता दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है पिच बता दीजिए, कैसे बता दे पिच। तो सिंपल सी बात है, इधर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, तो v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, क्योंकि जब तक ले ये वाला कंप्लीट होके एक बार फिर से इस पॉइंट पे ना आए, एक्स एक्सिस को फिर से ना चूम मतलब टच करे, यहां से निकलेगा फिर से एक्स एक्सिस से दूर जाएगा, ऐसे करते हुए बनाते हुए जाएगा। तो एक्स एक्सिस से जब ऑरिजिन पे था तब टच कर रहा था, आया फिर से वापस एक्स एक्सिस पे आया, तो एक कंप्लीट सर्कल किया। आप इसको Yes, प्लेन sir. में, अगर प्लेन में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और यहां पे आपको ऐसा दिखेगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली में 3D में ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन ऊपर से दिखेगा तो एक सर्कल दिखेगा पूरा, समझ में आया ना। यस सर। तो यहाँ क्या, Yes. यहाँ पे पिच पूछा था, पिच बताओ, तो वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, तो आप बोल दोगे वी पैरेलल तो भैया दिया रहेगा क्वेश्चन में, कैसा एंगल कितना है, डिग्री बना रखा है वी, वी के देख लेंगे उस समय, संभाल लूंगा मैं, तो जैसा आएगा वी पैरेलल उस समय निकाल लेंगे। दिया रहेगा भैया कि ये दोनों वी बी 30 डिग्री बना रखे एक दूसरे के साथ, जो पार्टिकल है उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, बी जो है 2 टेस्ला का है, और ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो वहां पे पिच पूछेगा, तो सिंपल सी बात है, इस वेलोसिटी वेक्टर को 2 कंपोनेंट में बांट देंगे, टी के अलोंग वाला और टी के परपेंडिकुलर वाला। टी के परपेंडिकुलर वाला सर्कुलर मोशन काम करवाते रहेगा, तो उसके कारण से रेडियस और ये सब आ जाएगा। पैरेलल वाला आगे जाएगा तो उससे पिच आ जाएगा, और वी पैरेलल टाइम पीरियड तो आपने बता रखा है। अभी मेरा एक मास छूट गया था तो बच्चे ने कंप्लेन कर दिया है, मजाक करते रहता हूँ, ठीक है, सीरियसली मत हो जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, जल्दी चल रहा है, जल्दी चल रहा है, जल्दी चल रहा है। हाँ देखिए ऊपर से इस तरफ देखिए, प्लेन जेड वाई प्लेन, देखिए जेड वाई प्लेन, इधर से आपको कौन सा दिखेगा, जेड वाई प्लेन, जेड वाई प्लेन ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जेड वाई प्लेन। तो जेड वाई प्लेन में अगर आप ऐसे ऊपर से यहाँ देखते हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो जेड वाई प्लेन में आपको यहाँ ऐसे दिखेगा, सर्कल दिख रहा है कि नहीं। और यही ऑरिजिन से, यही Yes, sir. देखो मैं एक्स एक्सिस ऐसे बोला हुआ था कि एक्स एक्सिस की तो टच कर रहा है ऐसे बार बार आके, हाँ ये ऑरिजिन पे ही नहीं टच कर रहा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आके टच करेगा, फिर यहाँ ऐसे टच करेगा, लेकिन ऐसे ही घूमते रहेगा। और इधर से देखेंगे, अगर इधर से साइड व्यू से देखेंगे, ये वाई एक्स प्लेन में है, तो देखिए वाई एक्स प्लेन में कैसा दिख रहा है, वाई और एक्स प्लेन में ऐसे देख रहे हो आप, इधर से देख रहे हो, अच्छा चलो देखते हैं, डुक 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 डुक, तो ये वाला ऐसे दिख रहा है, हेलिकल का ऐसा पिच बनते हुए, है ना, ऐसे पिच बनते हुए दिख रहा है ना। यस सर। ये मेरे को भी नहीं आ रहा है भाई, और ड्राइंग तो बहुत बड़ी चीज होती है। घूमते रहेंगे, ठीक है। और यही देखिए एम बी परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं, वी साइन थीटा, क्योंकि भैया क्या मैंने बोला था यहाँ पे, थीटा क्या है,
V और B के बीच में है, V और B के बीच में होता है। तो बताइए V और B के बीच में, और ये B है, तो B के अलोंग वाला कंपोनेंट लेना रहता है, तो मैं V का क्या लेता हूँ, V cos थीटा लिखता हूँ उसको, उस कंपोनेंट को। ये वाला आता है प्रोजेक्शन, समझ में आया? ये V cos थीटा होता है, ये वाला होता है V sin थीटा। ये क्या है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट है। अगर इस वेक्टर को, इस दो कंपोनेंट को जोड़ दूं, कंपोनेंट वेक्टर को, तो मैं ओरिजिनल वेक्टर को प्रोड्यूस कर देता हूं। ठीक है, ये V sin थीटा होता है। समझ में आ गया? yes sir, yes sir, तो ऐसे करके जल्दी जल्दी सब रिवाइज करते जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आया था, ये सेम चीज आ गया था। फ्रीक्वेंसी वही वाली बात है, सेम रहती है, क्योंकि वहां पे मैंने बोला, यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए जब मैं बोल रहा था, तो कोई ऐसा वेलोसिटी वाला कंपोनेंट आया क्या, वैल्यू नहीं आया था, वेलोसिटी वेलोसिटी कट गया था। तो जब वेलोसिटी है ही नहीं, तो वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर लगाने की सोचना ही क्यों, सिंपल सी बात है। वो देखेंगे जब वी हो तो ना सोचूं कि पैरेलल है कि नहीं है। हाँ, यहाँ वाला केस में था वी, तो मैं सोचूंगा कि अच्छा, जब हेलिकल पाथ वाला हो रहा है, जब बी और बी आपस में कुछ एंगल बनाते हैं, तब उस केस में देखते हैं। और इस केस में ज्यादा कन्फाइंड वाला नहीं जाते कि मतलब अचानक से इस स्पेस में बी ऐसे डायरेक्शन में था और वी ऐसे आ गया अचानक से, ऐसा थोड़ा ये कन्फाइंड वाला केस नहीं पूछा जाता, जेई में भी नहीं पूछा जाता ज्यादातर। ये जनरली अचानक से प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था स्पेस में, अपना बोल रहा था कि मैं तो जा रहा था, रास्ते से भेलपुरी खा रहा था, अचानक से बी प्रोड्यूस कर दिया गया, जो कि इस बार कैसा है, इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ कुछ थीटा बनाते हुए, ना कि परपेंडिकुलर है, ना ही पैरेलल वाला है केस, कुछ थीटा बनाते हुए। तो ये बोलेगा कि तुम बड़े परेशानी कर दिए मुझे, यहां से मुझे बनाना पड़ेगा वेलोसिटी वेक्टर को अपना डिकम्पोज करके, और तुरंत डिकम्पोज कर देगा। कॉस थीटा वाला इधर आएगा, जिसको मैं रेड से दिखाता हूँ, और ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला नहीं, ब्लू वाला से मैं इसको दिखाता हूँ, किसको, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, यानी वी परपेंडिकुलर को। और ये अब देखिए यहाँ पे केस में क्या हो जाएगा, ये वी परपेंडिकुलर वाला एक सर्कुलर मोशन चलाना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसे 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 सर्कल बनेगा, ऐसे 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 पार्टिकल नाच के ऐसे जाते रहेगा। और ये देखिए यहाँ के केस में, यहाँ जो दो बार आता है, ये पिच होता है, ये पिच होता है, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला टच नहीं हो रहा है, ये पीछे वाला है। देखिए उस जब सर्कल ऐसे आपकी तरफ होगा, देखिए सर्कल ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, अभी टच यहाँ पे करेगा, देखिए यहाँ ऐसे है ना, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल का ये एक्सिस समझिए, ये एक्सिस, ये वाला एक एक्सिस है, तो पार्टिकल ऐसे, वेलोसिटी अभी इधर परपेंडिकुलर वाला दे रखा है, ठीक है, तो ये ऐसे, तो अभी आपको दिख रहा होगा इस टाइम पे टच होते हुए, नजर से देखिए ऐसे लग रहा होगा टच होते हुए, ये टच नहीं हो रहा है, अब टच हो रहा है, ठीक है, ऐसे अब टच होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं टच हो रहा है, ये पीछे है सर पे, पीछे ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, और फिर यहां से आया, फिर वापस यहाँ टच कर, तो ये वैल्यू होती है पिच, जो कि एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस मूव करता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको पिच कहते हैं। ठीक है, देखिए यही बात है, डिस्टेंस मूव बाय द मूव्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, वही वाली बात है, सिंपल सी। और यहाँ पे पिच जो आएगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या था, वी पैरेलल, तो वी पैरेलल क्या था, वी कॉस थीटा। सबको समझ में आ रहा है, वी कॉस थीटा वी पैरेलल, क्योंकि बी के पर yes sir, कंपोनेंट जो बी के अलोंग है वो होता है वी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड, यहाँ पे 2πm/bq आ जाएगा, तो इसको सॉल्व यही हो जाएगा, यहाँ पे दिखा जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेंगे, अच्छा वो सब चीज देखेंगे। अच्छा मुझे रिवाइज करना है, रिवाइज करना, ज्यादा टाइम हो गया क्या? अरे ज्यादा टाइम हो जाए भागना मत, अभी देखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है जहां पे अब ई भी आ जाए, बी भी आ जाए, तो सिंपल सी बात है भैया, यहां पे आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज Q इंटू ई। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब फोर्स एक्सपीरियंस करता है कौन सा, मूविंग चार्ज पार्टिकल, दैट इज V Q V क्रॉस B। अब फोर्स, अगर दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, और फोर्स का सुपरपोजिशन हो जाएगा उस पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, yes sir, तो यहां पे हम कुछ 2-3 केस पढ़ेंगे बस,
ज्यादा नहीं, जिसमें वेलोसिटी सेलेक्टर्स आएंगे और साइक्लोट्रॉन जैसे एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, चलिए आज जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा हाँ, अब लॉरेंज फोर्स इसी को कहते हैं, दोनों यानी नेट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। डू यू गेट माई पॉइंट? लॉरेंज फोर्स ये है, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? और ये फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि हर फोर्स का हम अलग इक्वेशंस अपना पार्टिकल के ऊपर लिखते हैं। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वहां पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्स लगते रहते हैं, राइट? और ये फोर्स हम अपना कैलकुलेट करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। ये फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये डिपेंड नहीं होता है कि कहाँ पे रखा हुआ है, क्या किसके कांटेक्ट में बना। आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी बेटा, आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है उस कारण से। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है दोनों के कारण से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, खुद ही बोला। हाँ, फोर्स को जब वहां पे एनालाइज करते हैं तो बेसिस क्या रखते हैं, कैसे हम जानते हैं कि इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कैसे आपको मालूम चलता है, कैसे सोचना स्टार्ट करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फ्री द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम, बाकी सब घचर पचर से। आपने अर्थ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके पीछे पेड़ है, उसके पीछे पौधा है, यहाँ एक मेरे मेरे पापा खड़े हैं, इधर मेरी मम्मी खड़ी है, सबको से फ्री करो, इसको निकाल के लाओ, एक जगह लाते हो और कहते हो कि इसके फोर्सेस कितने लग रहे हैं, बस उसके बारे में मुझे बताओ, बाकी क्या इंफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये लेके आए, यानी यहाँ पे पुली लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, नहीं भैया इतना नहीं खचर पचर, इस बॉडी इस ब्लॉक को निकाल के लाओ और अब बताओ कितना फोर्स लग रहा है। बस पुली है, रस्सी है, धागा है, बंदर लटका है, इतना मत समझाओ मुझे, फोर्स के टर्म्स में बताओ मुझे। तो फिर बोलते हो ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टेक्चुअल फोर्स को याद करते हैं। कॉन्टेक्चुअल फोर्स में क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से कॉन्टैक्ट है, क्या कोई स्ट्रिंग के थ्रू कॉन्टैक्ट है, हाँ तो टेंशन बनाना चाहिए। क्या कोई सरफेस पे रखा हुआ है, हाँ तो दोनों चीज नॉर्मल और फ्रिक्शन के ऊपर जाना चाहिए। कोई फील्ड में रखा हुआ है, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड में लगा हुआ है, तो फोर्स ड्यू टू फील्ड एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं, बताओ एम इंटू ई होगा कि नहीं। उस केस में जब एक मास ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल ऐसा दिखता हुआ सेम फॉर्मूला ये भी है, बोल रहा है कि नहीं, वही बात चीख चीख के। यहाँ पे ई एल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे जी है, और यहाँ मैंने क्या बोला था, ईजी क्या होता है एक्चुअली, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही तो होता है। तो यहाँ पे जी आ जाएगा, किसी को इसमें दिक्कत, और इसको मैग्नीट्यूड वाइज में दिखा देना है तो एम जी आ जाएगा डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आप Yes, कोई sir. क्वेश्चन करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वहां पे आप सोचते हो कि अच्छा इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है अच्छी बात है, कोई फील्ड है कि नहीं, तो आप सोचते हो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड है, ऐसा फील्ड है। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते कोई स्टडी कर रहा होगा जो सरफेस पे रखा हुआ पार्टिकल, उस साइंटिस्ट को कैसे समझ में आएगा क्या क्या लगाना है, क्या क्या नहीं लगाना है। तो ऐसे इमेजिन करेगा कि किसके कांटेक्ट में, पहले कॉन्टेक्चुअल फोर्स को याद करते हैं। कॉन्टेक्चुअल फोर्स में किसी के टच है तो टेंशन होगा, मतलब कोई स्ट्रिंग अटैच्ड हो, रॉड अटैच हो, कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम उससे टच हो रहा हो, वो टेंशन के रूप में फोर्स लगा सकता है। दूसरा जो कहते हैं सरफेस के कांटेक्ट के कारण जो आता है, जिसमें नॉर्मल आता है और फ्रिक्शनल आता है, बस ये कॉन्टेक्चुअल फोर्स याद किए। नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स, इसके लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, फील्ड होता है, उस कारण से फील्ड में रहने के कारण ये ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो मैंने याद कर लिया, क्या ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा फील हो रहा है, क्या ये ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आप उस ऑयल ड्रॉप पे ऊपर देखोगे, सारे जितने भी फोर्सेस है इक्वेट करोगे और देखोगे कि किस हिसाब से अब फ्रेम बता रहा है कि इसका एक्सीलरेशन क्या है। तो वो फ्रेम से एक्सीलरेशन जो आएगा और इसके मास को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज एफ नेट। वो फोर्स जो आपने नेट इस हिसाब से कैलकुलेट किए हो उसके बराबर होना चाहिए, और ऐसा जो फ्रेम देता है उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, दिक्कत क्या आती है, ये वाला में हमें सूडो फोर्स जोड़ना पड़ता है,
जब ये एक्सिलरेट होते रहती है। जब इसमें जोड़ दूंगा तब ये चीज सही हो जाती है। तो इसको भी पढ़ाने का मैं एक इवन तरीका में बताऊं तो यहाँ पे भी यही चीज क्या होती है पता है इसमें, अगर मैं डीप में नहीं जाना चाहूंगा, नहीं तो ये उसमें होता है इस चीज को, यहां से सूडो फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाला जाता है सूडो फोर्स, लेकिन वो डीप वाली बात हो जाएगी, नीट वालों के लिए नहीं करना चाहिए सब चीज। तो लॉरेंज फोर्स ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया सर। हाँ, अब यहाँ पे फिर वही गेम खेलते रहते हैं सर ये लोग ना, बैठ के गेम ही खेलना है इनको कि अब बता दो ई बी और वी तीनों कोलिनियर है, तो सेम चीज स्टोरी स्टार्ट होगी। बताइएगा आप लोग कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज पार्टिकल, क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q इंटू ई प्लस एम वी क्रॉस बी होगा कि नहीं? लॉरेंज फोर्स ही वो एक्सपीरियंस नेट फोर्स होगा जो इसके ऊपर चार्ज लग रहा होगा Q के ऊपर, ठीक है। आपने क्या बोला, ई बी वी आर कोलिनियर, ठीक है सर। तो Q इंटू ई को कोई फर्क पड़ता है? कोई दूसरा वेक्टर है ही नहीं, Q इंटू ई बना रहेगा सर। और हम जैसे भी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे फील्ड होते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड होते हैं। तो एक यूनिफॉर्म बी फील्ड में और ई फील्ड में रखा हुआ सब कोलिनियर्स हैं वी, तो यहां फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बताइए। नो सर। नो सर। तो यहां पे इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। समझ में आया? तो Yes, एक sir. कैसा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन हो जाएगा, क्योंकि ई कैसा है, कांस्टेंट एक है। हम फील्ड लिए ही जानबूझ के, आपको क्वेश्चन आएगा ही कांस्टेंट फील्ड पे, तो ये Q इंटू ई एक सर्टेन वैल्यू हो जाएगी, एक कांस्टेंट फोर्स का आपके पास आ गया है। तो कांस्टेंट फोर्स के केस में यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन आ जाता है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे बना के पूछ दे कि अच्छा पार्टिकल बताइए 2 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां से एक्सेलरेशन मुझे जानना है, तो पहली बात याद रखिएगा, फोर्स आपने निकाल लिया है Q इंटू ई, और एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपल सी बात है, दिस इज शुड बी अ नेट फोर्स। हाँ, यही एक फोर्स है जो एक्सपीरियंस हो रहा है, ये बाकी किसी के कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट में नहीं है और अपना स्पेस में रखा हुआ है, और 2 ही फील्ड प्रोड्यूस्ड है, तो इस कारण से यही नेट फोर्स है। तो बोलोगे दिस इज इक्वल टू एम ए, और फिर एक्सेलरेशन जो आएगा क्यू ई बाई एम आएगा। और इस एक्सेलरेशन जानने के बाद आप सब कुछ निकाल सकते हो। अगर इनिशियल पॉइंट को आप ए लेते हो तो बी एक सिंपल सी बात है ई है। अब ई यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन केस है, आपके पास यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन केस में आपको ए मालूम है, आपको मालूम है कि यहाँ पे से ये अचानक से ये रुका, पहले ये क्या कर रहा था, बी वेलोसिटी से चल रहा था, अचानक से ये फील्ड प्रोड्यूस हो गए ई बी। तो इस कारण से क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ v होगा जो इसका मालूम रहेगा आपके पास। फाइनल वेलोसिटी पूछ देगा आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो निकाल लोगे कि नहीं, v फॉर्मूला ये वाला लगा के लगा लोगे कि नहीं, ये v एट सर्टेन टाइम, ऐसे क्वेश्चंस बना देगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब दूसरा काम, फिर से ये गेम खेल रहे हैं, व्हेन ई बी एंड वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब बताइए आप कैसा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आपको बी जो है डॉट में है और ई है आपका ये, और वी जो आपका होगा ऑफ कोर्स ये होगा। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का अर्थ ही है कि सबसे अच्छी बात है वो एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने आप खुद में बन जा रहा है। मैं ई के डायरेक्शन को कुछ मान लेता हूं, बी के डायरेक्शन को कुछ मान लेता हूं, वी के डायरेक्शन को कुछ मान लेता हूं, तो ये तीनों परपेंडिकुलर है। अब देखिए अब ये पार्टिकल आपकी वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, ये बी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ठीक है। अब बताइए इसे फोर्स लिखते हैं, फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, क्या मैं यही बात लिख सकता हूं कि नहीं? इसमें किसी को दुख? अब बताइए Q इंटू ई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q इंटू ई तो रहेगा ही रहेगा। बी भाई अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है या ना रहे हमें क्या मतलब, यहाँ फॉर्मूला में थोड़ी यूज हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी भेदभाव नहीं करता कि आप कितने स्पीड से चल रहे हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है कि आपके ऊपर चार्ज कितना है और यहाँ फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, फोर्स लगा दो उतना ही, दैट्स इट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ भेदभाव करता है वेलोसिटी के ऊपर, तो फोर्स कितना लगेगा वो v के ऊपर डिसाइड होता है कि वेलोसिटी वेक्टर कितना दे रखा है। तो यहाँ पे q इंटू ई, और v में क्योंकि v और b परपेंडिकुलर है QVB तो QVB आ जाएगा, तो QVB आएगा। अब देखिए डायरेक्शन कैसे होगा, तो यहां से देखिए E का डायरेक्शन, ये E का डायरेक्शन है अपवर्ड, Q V क्रॉस P होता है, V क्रॉस P, तो V क्रॉस B नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, V क्रॉस B नीचे आ रहा है कि नहीं, सबको आ रहा है कि नहीं, राइट हैंड से देखो V के, देखो आप क्या कहते हैं राइट हैंड थंब रूल वाले में, ये पूरा पाम किधर लेके जाना है, जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर हो, V वेक्टर, A क्रॉस B में पहला वेक्टर जो आता है ये ऐसे इस जनरल फॉर्मेट देखे A क्रॉस B वाला, तो इसमें जो A आ रहा है वो B का काम कर रहा है, और जो B आ रहा है ऑफकोर्स B वाला ही काम कर रहा है। ये मत सोच लेना B मतलब ये वाला B, अरे इसको ले लो C वेक्टर मान लो, A क्रॉस C, तो A क्रॉस C जैसे निकालते थे जनरल, तो A वेक्टर के अलोंग पहले, मतलब पहला वेक्टर के अलोंग ये लेके जाते हैं, हाँ ये वाला पाम वाला पूरा। अब मुझे B की तरफ मोड़ना है, तो अब देखिए आपने पाम इधर ले गए, आपका B इधर है, तो मोड़ नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे टर्न करना पड़ेगा, जब ऐसे टर्न करोगे अपने पाम को, हाथ को ऐसे, तो अब B की तरफ मोड़ सकते हो फिंगर्स के थ्रू, देन डाउनवर्ड है, तो यानी E और V एक्चुअली में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, E और यानी E बोल रहा हूं, FE और FM आपस को कैंसल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। इसी चीज का इस्तेमाल करता है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर कहता है कि ऐसा जगह जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए, तो अब देखिए Q, इसको अब देख लीजिए, E के डायरेक्शन वाले इधर वाले को ना, ऊपर वाले जो E का कैप है इसको J कैप माना, इसको I कैप बना देते हैं, इधर वाले को V के डायरेक्शन को इधर के, इसको तो मान ही रहे K कैप, और ये राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, I क्रॉस J हमेशा K देगा, ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है बना रखा है, I क्रॉस J K की ओर जा रहा है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे। अब देखिए E का अगर मैं ये FE देखूं, फोर्स ड्यू टू ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है Q इंटू E, मैग्नीट्यूड हो गया J कैप, राइट, और इसके कारण जो आपके आ रहे हैं वो BQV माइनस J कैप, राइट, ये दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है, FE इधर ऊपर की ओर लग रहा है और FM नीचे की ओर लग रहा है, सबको दिख रहा है, V क्रॉस B के हिसाब से डायरेक्शन आप दोनों के बीच में 90 डिग्री है, सब ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो V और म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी V और B भी परपेंडिकुलर है आपस में, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब E भी परपेंडिकुलर है B से, V भी परपेंडिकुलर है B से, B भी परपेंडिकुलर है B से, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तभी तो ऐसा सेट बनता है। इसमें देखिए ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है, ये वाला इससे भी परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। हम किसी एक टाइम पे बना सकते हैं क्या इसको 0 हो जाए, जब 0 हो जाएगा केस में तो क्या मैं बोलूं, यानी मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी, 0 वेक्टर है तो इसका अर्थ है मैग्नीट्यूड ही 0 है इसका, तो Q इंटू V माइनस BQV शुड बी 0 and this should be Q से Q कैंसिल, V इज इक्वल टू E बाई B आता है, यही आता है वेलोसिटी सेलेक्टर का, यानी एक ऐसा पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला पार्टिकल जो इस मैग्नेटिक फील्ड में उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट, यस सर। यानी अगर दूसरे वेलोसिटी वाले होंगे वो क्या करेंगे, उसके लिए ये डेलिकेट इक्वेशन नहीं चल पाएगा,
यानी वो बाकी सब डेविएट और डिस्ट्रैक्ट होंगे। वो वाला जब नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है तो जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। यही होता है वेलोसिटी पार्ट आपका वेलोसिटी सेलेक्टर का काम, और इसी के ऊपर काम करते रहते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया क्या? नहीं हुआ? बच्चे भी हैं क्या? हाँ भी हैं, लेकिन सब भग गए। तो वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं इसे। हाँ, वेलोसिटी सेलेक्टर होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस में आता है, इसको मैं एक जगह दिखाता हूँ। वेलोसिटी, ये देखिए वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है। दिस इज द कंडीशन दैट कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ a beam containing charges moving with different speed. Now, what is the purpose of this one? Now, I don't know. I have a beam of particle. They are moving with some certain range. मैं कह सकता हूं कि इसका एक रेंज है कि सब 3 मीटर पर सेकेंड से लेके 10 मीटर पर सेकेंड तक मूव कर रहे हैं। मुझे चाहिए 5 मीटर वाला, 5 मीटर पर सेकेंड वाला। अब इसमें क्या करना है, मैं उसके हिसाब से ई भी एडजस्ट कर लूंगा। मैं अपना बना लूंगा इक्वेशन कि अच्छा चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, तो एक अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का क्यू मैंने पहले देख लिया कि अच्छा कितना होगा उसका क्यू, तो 2 प्रोटॉन के बराबर है, तो देख लूंगा 2p मान लेता हूं उसको, और p का वैल्यू यानी 2e मान लेता हूं, और e का वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, दूसरी बात इन दोनों 5 वाला चाहिए ना, ठीक है, यानी q इंटू ई शुड बी, और ये दूसरा वाला कैंसिल आउट करना चाहिए, तो एम वी बी शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, क्यू मालूम है मुझे, इसका मास भी मालूम हो जाएगा मुझे, मास ऑफ द प्रोटॉन का 4 टाइम्स, और ये मास ऑफ प्रोटॉन मुझे मालूम है। ठीक है, मास मालूम चल गया। वेलोसिटी मुझे चाहिए, ये वाला कंडीशन लगा दिया। अब इसके हिसाब से ई और बी को एडजस्ट कर देते हैं कि ये 0 आ जाए। जैसे कि इस केस में मैं क्या करूं, यहां 0 लाने के लिए मैं बोल दूंगा ई जो होगा बीसी के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैंने ई अगर मान लेते हैं 1 यूनिट लिया है, सॉरी यहां बी होगा 1 यूनिट लिया है, देखिए पीछे में इक्वेशन लिखा हुआ है, ई इज इक्वल टू बी सी बी वी बी इंटू वी। ये आपको एक्चुअली कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पूछे थे, एक क्वेश्चन आता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम्स सी इज इक्वल टू बी होता है, तो उसी को फॉर्मूला को याद रखने के लिए इसका भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, लाइट ऑफ स्पीड है मालूम, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकता हूँ उस ईएम वेव्स का उस पॉइंट पे। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज सिंबल देता है। तो यहाँ मैंने अगर 1 यूनिट रखा है, तो यहाँ बी भी मुझे, क्योंकि ये वी चाहिए मुझे 5 वाला, तो बी मुझे तुरंत क्या करना चाहिए, 1/5 टेस्ला रखना चाहिए। ये ई भी आपको ऐसा ही यूनिट में है, न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम आपने रख रखा है। आपने वी माना है 5, तो मुझे तुरंत बी अपने आप को रीएडजस्ट कर लेना चाहिए। अब मैं यहां से पार्टिकल को वो बीम को छोड़ दूंगा। अब ये क्या होंगे, जितने भी होंगे ये वाला स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है, और सारे केस में इसमें भी क्या है, ई वी बी सब आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, एक दूसरे के तीनों ऑर्थोगोनल लाइन वाले टाइप के हैं। ठीक है, तो इस केस में यहां पे गया, मान लेते हैं जिसका कम होगा वो ऐसा जाएगा, तो यहां से होल से मैं उसी को जाने दूंगा जिसका वेलोसिटी मुझे चाहिए, हमने जिसके लिए सेट कर रखा है। ये वेलोसिटी सेलेक्टर का काम होता है, समझ में आ गया? यस सर। यानी वेलोसिटी सेलेक्टर के हिसाब से जो v निकाला गया उससे ज्यादा होगा तो इधर गिरेगा, और कम होगा तो नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा।
और ये क्वेश्चन अच्छा मैं तो रिवीजन कर रहा था यार, मैंने पढ़ा भी दिया इसमें। अब सेम चीज यहाँ पे भी आता है आपको एक क्वेश्चन ये, लेकिन आपके पास नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, ये वाला मत पढ़िएगा। ई और बी के बीच में डायरेक्शन, और फिर बी और ई के बीच में वी और बी के बीच में डायरेक्शन। तो इसमें आपके पास स्पेशल केस आता है जहां पे एक ही आता है, ई और बी के बीच में ऐसा पैरेलल रहेगा और बी के साथ कुछ वी बनाते हुए होगा, जैसे अभी हेलिकल पाथ वाले में देखा था चार्ज पार्टिकल के। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जेई वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पे वेरिएबल पिच होता है, पिच जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। देखिए इस पिच का जो वैल्यू है देख रहे हैं वो चेंज होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो ये वेरिएबल पिच वाला क्वेश्चन आता है, इसको आप मत देखिएगा इसके। हाँ अब साइक्लोट्रॉन आते हैं, साइक्लोट्रॉन। अच्छा यार टाइम हो गया बहुत, ठीक है तो ठीक है, नेक्स्ट में अभी रिवाइज कर लेंगे कभी भी, ठीक है। और मैं आप लोगों को सबको यही बात बोल रहा हूँ कि चीजों से, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि ये आपको मैंने यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस करके समझने की ज्यादातर, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे आंसर आपको उसी समय मिल जाएंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो, ठीक है। बाकी हम लोग बैठे हैं हेल्प करने के लिए, चीजों को समझाते ना रहने के लिए। लेकिन अभी देखिए आपको जैसे मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, आप थोड़ा हार्ड लग रहा है, बहुत चीजें रिलेटेड लग रही है कि नहीं पीछे की, कि अच्छा क्या यस क्या सर, हो इजी क्या लग रहा है। यस क्या सर। क्या हो क्या रहा है, ठीक है ना, हो क्या रहा है, पेपर में पढ़ क्या रहे हैं, सब कुछ सेंस भी तो मालूम होना चाहिए। तो वो चीजें कनेक्टेड सा फील होती है। अब साइक्लोट्रॉन चलेंगे तो इसमें भी वही चीजें प्रिंसिपल अप्लाई होते जाएंगे। तो यही सब चीजें रहता है बेटा, और क्वेश्चंस करते रहिएगा बेटा। और ठीक है, लाइफ होती है सबकी, कंपटीशन आएंगे, प्रेशर आएगा, शेर दिल हो, शेर दिल की तरह जीना और शेर दिल की तरह देना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। तुम हिमाचल के शेर हो और तुम अपने हिसाब से ज्यादा प्रेशर ना लेते हुए भी, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं तो प्रेशर ज्यादा ले रहा हूं, मेरे लिए आप बच्चे इंपॉर्टेंट हो, पेपर आते रहती है जाते रहती है, बट यही है कि थोड़ा सा प्रेशर कम रखना और चीजों को हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव वे में चलना, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। चलो बाय बेटा। यस सर। बाय सर। बाय सर सर। गुड नाइट सर। गुड सर नाइट। क्लास होगी। बाय सर। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे बेटा। हाँ हाँ क्या पूछ रहे हो? सर क्लास होगी आज 10 बजे। नहीं नहीं बेटा आज तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल पेपर है आपके, कल पेपर के लिए आप पढ़िए, ठीक है। यस सर। सर नीट, जब नीट क्लियर हो जाएगा तब तक तो मैं आपको और राधे राधे की आदत दिलाई दूंगी सर। अरे हाँ रहेंगे, कृष्ण है ना, अरे तुमसे ज्यादा तो कृष्ण बोल रहे हैं, हमसे बुलवाते रहते है कि नहीं। तो ठीक है, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग में अलग वो है, बट राधे राधे में सर अपना ही सुकून है। मैंने वो वही भी बोला, यही बोल रहा हूँ। एक चीज है, लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज आप चाइनीज सुन के कुछ समझ में आता है क्या? नहीं ना आता है। हाँ सर। लैंग्वेज इज इनसाइड हियर। सो आप कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक सेंस ऑफ वेलकमिंग। आपने बोला राधे राधे सर, इट्स योर सेंस ऑफ वेलकमिंग। समवन इज सेइंग गुड इवनिंग सर, it's his way of welcoming, right? So we have a different perspective. नेचर में, साइंस में सही चीजें चलती हैं, you give your own interpretations. तो ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा मुझे राधे राधे हमेशा बोलने के लिए, राधे राधे बोलने में क्या जाता है, ये तो बात है ही। सब कुछ रहेगा। आप बच्चे जो भी मेरे बच्चे होते हैं ना, बच्चों का धर्म ही मेरा एक टीचर का धर्म बन जाता है। तो जितने भी बच्चे होंगे चाहे कोई भी हो धर्म के, ये मत सोचिएगा बच्चों कि अगर कोई मुस्लिम है तो ये सोच लीजिएगा कि सर राधे राधे बोल रहा है या ये कह रहा है तो मुझे कहीं ऐसा तो नहीं फील हो जाए कि मेरे को, मैं बोलूं कि ना बोलूं, उसके लिए नहीं है। मेरा धर्म जो खुशी बेटा का धर्म है, हेमराज बेटा का धर्म है, जतिन बेटा का धर्म है, आलिया बेटा का धर्म है, सबका धर्म मेरा धर्म, ठीक है। तो आपको जिसको अपने जुबान में बोलना है बोलिएगा, ठीक है, ये आजादी सर है मुझे आपको। लैंग्वेजेस की आदत है, मैं नई नई लैंग्वेजेस सीखती हूँ। मैं तो आपको कोरियन में भी हेलो बोल सकती हूँ।
हाँ बोनजोर, मैंने सीखा था कौन सा बोनजोर, बोनजोर उसमें होता है ना, स्पेनिश। स्पेनिश। हाँ। एंड फिर हम लोगों And now, ने एक्चुअली मैंने ब्रिटिश काउंसिल हमारा दिल्ली में होता है, तो हमारे टॉफेल एग्जामिनेशंस होते हैं, हम लोग को पीएचडी के लिए जब बाहर के लिए अप्लाई करना रहता है तो हमें देना रहता है। तो सर ब्रिटिश इंग्लिश तो बहुत डिफिकल्ट होती है, मतलब ऐसे सुनने में भी। सर हमने बोलना होगा वाटर ऑफ बॉटल, तो वो बोलेंगे वाह वाह ऐसे करके, तो उनका एक्सेंट समझ नहीं आता। एक्चुअली आप जो बोल रहे हो ना, फोनेटिक्स मैं सीखने गया था उस समय, खासतौर से लैंग्वेज में, और जनरल अमेरिकन जीए होता है, और होता है एक होता है ये आपका पास ब्रिटिश, उसमें भी अलग अलग आते हैं। ब्रिटिश में अगर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशंस में देखूं तो आयरिश का अलग हो जाता है थोड़ा सा, उनके भी 3-4 लैंड है, उनका अलग अलग आ जाता है। इवन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश वो भी बिल्कुल अलग होती है। तो जनरली उनके फोनेटिक्स जो होते हैं ना, और खासतौर से टंग के वे आर्टिकुलेट करने का तरीका, दैट इज समथिंग जब चैलेंजिंग होता है। मैं सही बताऊं तो मेरे लिए चैलेंजिंग यही था उस टाइम पे कि टंग को किस पोजीशन में रखूं, खासतौर से वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट उनके सीखने जाते हैं ना प्रोनाउंसिएशन में, तो सबसे मुश्किल होती है वो तो। और टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट है, इट शुड बी थ मैं हम लोग बोल रहे हैं था। नो, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक। थ थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग ठहरे, तुम्हारे जैसे बच्चे हम ना शैतानी करे तो कौन करे। थैंक यू, थैंक यू, डोंट टच द पैलेट ऑफ योर, पैलेट बोलते हैं ना इसको, ये वाले पोर्शंस को। Close. इसका एक नाम बताता हूँ, इसको जो आता है साउंड्स, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। वो 2 टाइप के साउंड्स होते हैं, एक होता है बाइलेबियल साउंड्स होते हैं, इसको जिसको कहते हैं साउंड्स व्हेन यू हैव अ टंग, यू पुश द टंग, अचानक से साउंड निकालते हो, जैसे प प। देयर इज अ साउंड समथिंग जो कि आपके टिप ऑफ द टंग और जो आपको पैलेट होते हैं उनके शेप के थ्रू आप जब वॉइस निकालते हो उसके थ्रू होता है। तो बहुत सारे ऐसे साउंड्स हम लोग को समझाते थे, हम लोग को बिल्कुल ऐसे समझ में आता नहीं था। और वाउल्स समझाने में तो खास तौर से ये वाले वाउल्स ना आप समझ नहीं पाओगे ऐसे, जैसे सी एंड से, दोनों में अंतर है, सी एंड से, जबकि दोनों के अंदर में ना आई टाइप के वर्ड्स ई वाले ही लग रहे हैं, लेकिन एक बड़े वाले हैं जिसको कहते हैं और एक छोटा वाला होता है। तो इसमें जैसे डिफरेंस आपको ऐसे बोलेंगे, दूसरे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशंस के होते हैं, जैसे थोड़ा सा चेंज होने से पूरा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। सर वो टी को प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे आइडेंटिफाई बोलते हैं यहाँ पे, तो वो आइडेंटिफाई कर देते हैं। लास्ट में होता है स्टॉप होता है। बहुत सारे होते हैं, मैंने तो भूल भी गया फोनेटिक्स मैंने जब सीखा था, बट सर और बहुत। अगर क्या 2 टीज होते हैं ना अगर एक वर्ड में, तो वो हाँ, एक टी को ही प्रोनाउंस करते, दूसरे को नहीं। जैसे आर्यनिटी, पोटैटो, एटीट्यूड, यस एटीट्यूड। नो सर, ऐसे मतलब ना कट्ठे कट्ठे हो तो मतलब। सर मैंने बड़ा सीखा था इसको, ब्रिटिश एक्सेंट को ट्राई किया था। अब सर मैं हाँ, कोरियन को ट्राई कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लैंग्वेज सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव योर ओन वे ऑफ लर्निंग। कोई सर आपको मैंने नहीं बस इसमें एक चीज सीखी है कोरियन में अभी तक, जैसे क्या। हेलो एंड माय नेम इज खुशी, अन्यंगासेयो खुशीमिदा। हाँ, वाओ, दैट्स ग्रेट, 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 खुशी बेटा, दैट्स कूल। एंड चीजों को बहुत, कमसामिदा सर। क्या सर क्या थैंक बोल। यू। हाँ, और कोई बता रहना चाहता है, और कोई बात करो, बात करना हाँ है तो। सर, मैंने 35+ के ड्रामा देख लिया, बट मुझे सिर्फ हेलो करने आया है उसमें, नथिंग एल्स। दिस इज समथिंग, मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। दिस इज समथिंग, आप यही काम आप मेरे साथ बोलते हो, सर क्वेश्चंस तो कर लिया, हो नहीं रहे, यही वाली बात है ना। यस सर। देख रहे हो सिमिलैरिटीज है। तो कैसे इसका अर्थ है कि मूवीज के कैरेक्टर में जियो, फील करो हीरोइन को, फील करो हीरो को, फील करो उसके एंगर को जब उसके अंदर साथ इनजस्ट हो रहा है, फील उस चीज को करो, उसके कैरेक्टर में घुसो। When you will step inside his character, दुनिया वैसे दिखने लग जाएगी आपको उस सिचुएशन में। आपको गुस्सा आ रहा है, इट्स अ इनजस्ट, हाउ कुड ही लाइक डू लाइक दिस वन टू मी। एक एरोगेंट राजा के कैरेक्टर में घुस जाओ, फर्क ही नहीं पड़ता। सर राज डूब रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता।
तुम कंटिन्यू करो डांस। यस, मतलब यू हैव दैट ऑल फीलिंग व्हेन यू स्टेप इनटू द शूज, अ सेंस ऑफ एम्पैथी। इसी के लिए तो मैं कहता हूं कि आप जब तक, मैं कैसे जानता हूं कि आपको बहुत अभी प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि मैं इमेजिन करता हूं मैं एक हर्ष हूं जो भी पेपर देने जा रहा है, जो थोड़ा पैनिक हो रहा है, जो थोड़ा परेशान है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि आप एक छोटे हर्ष हो, तो मैं आपसे इसलिए ज्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि मैं अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूँ, छोटे हर्ष से ज्यादा प्यार कर रहा हूँ। और फिजिक्स यही तो काम करते थे, रिप्रेजेंटेशन ही तो होते रहते दुनिया में, हर जगह से एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में लाके रिप्रेजेंट कर देते चीजों को। इसी के लिए मजे रहते हैं और सीखते रहो, और चीजें तो बड़ी है यार। फिजिक्स क्लासेस में तो आपको हमेशा फ्रीडम देता हूँ, जब मन करे पढ़ो। सर आपने एक बात नोटिस की है, क्या? आपके और मेरे नाम का मीनिंग सेम है, खुशी एंड हर्ष, हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। मीन्स हैप्पीनेस। Happiness, that's something you are doing the physics. You are searching something similarities, common, your own way. You have your own way, very primitive way. नाम में ऐसे ढूंढ रही है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही एटीट्यूड को डेवलप करते रहोगे ना, तो किसी दिन कह दोगे कि अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट, उसके रेस्ट मास और एनर्जी के बीच में संबंध है। एक दिन ऐसे बोलोगे और वो कहोगे E=mc² आता है। ठीक है, तो आ जाएगा वो एटीट्यूड, आते जाएगा। ठीक है, सीखते रहना बच्चों, और कभी भी प्रॉब्लम हो तो अपने बड़े भाई को याद रखना। ठीक है, और इस चीज को मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ बाकी टीचर्स के साथ कि बच्चों को वो चाहिए, नीट का एक प्रॉपर कब डेट है, कितना नहीं है, कितने सिलेबस वेटेज वाइज सबको हम लोग डिस्कस करके कर लेते सब सब्जेक्ट लोग, तो वो सही रहेगा। ठीक है, Yes, सर sir. आपने कहा ना आप चलो। हमारे बड़े भाई जैसे हो। हाँ, सर ऑलवेज। चाइनीज में बड़े भाई को शेई गगा बोलते हैं। शेई गागा, शेई गगा। Yes, sir. शेई गागा हूँ तुम लोग का। ठीक है, ठीक है बेटा। और सर थैंक यू को बोलते हैं शेशे। शेशे, शेशे। शेशे, यस सर। शेशे बाकी छोड़ो को। सर, राधे राधे। हाँ, दैट्स कूल। देखा खुशी बेटा, कितना आप अच्छे हो, सब लैंग्वेज आपको ना सारे को फील करते हो। दैट्स अ कूल थिंग बेटा, एंड कीप डूइंग दैट थिंग। किसी के कहने से रोकना मत अपने आप को, ठीक है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन सेल, तो तुम उस सेल को क्या डायरेक्शन देना है वो तुम डिसाइड करो, कोई और नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। इतनी तारीफ तो मेरी मम्मी ने भी नहीं की मेरी आज दिन तक। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, अब आज के लिए क्लोज करते हैं। ठीक है बेटा, सर गुड नाइट। ठीक। बाय सर। बाय, गुड नाइट बेटा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बेटा।